आज हम संबंधों के प्रकार के बारे में जानेंगे। संबंधों के प्रकार। इसके पहले पिछले वीडियो में संबंध और फलन का परिभाषा बताया गया और उसको विधिवत समझाया भी गया था। उसमें एक छोटी सी चीज़ छूट गई थी, हम उसको यहाँ पर पुनः एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वह चीज़ है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। यानी किसी रिलेशन में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। डोमेन जो होता है, जैसे अगर हम कोई संबंध यहाँ बताएं कि कोई सेट है जिसमें 1, 3, 5, 7 एलिमेंट हैं, और बी कोई सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8 और उसके बाद 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8, फिर 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 8, 7, 2, 7, 4, 7, 6, 7, 8। तो ये हो जाएगा अपना ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी पहले भी बताया जा चुका है, ए और बी का कार्तीय गुणनफल है। इसमें हम वे सारे क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते जाते हैं। उसमें पहला जो अवयव होता है, पहला सदस्य जो होता है वह ए का एलिमेंट होता है, और जो दूसरा होता है मेंबर 2, 4, 6 जैसे है वह बी का एलिमेंट होता है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अब हम ए से बी में आर एक रिलेशन हम बनाएंगे सच दैट, किस तरह का रिलेशन होगा? R इज इक्वल टू ए बी तथा R ए बी होगा और ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए, बी एलिमेंट ऑफ बी। ध्यान से इसको देखना है कि एक संबंध है आर का ए से बी में सच दैट आर बराबर ए बी है, जहां ए ग्रेटर देन बी है, और इस संबंध के लिए प्रत्येक ए का एलिमेंट है और प्रत्येक बी इस बी का एलिमेंट है। अब यहां से अगर हम इन संबंधों को देखें, ये आर जो संबंध होगा ए से बी में, वह निश्चित रूप से ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा, यानी इसी में से संबंध निकलेगा। तो ये जो जितने भी एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के, उन सभी में हम ध्यान से देखेंगे कि किनमें जैसे ए ग्रेटर देन बी है, शर्त हमारी जो है रिलेशनशिप का वो क्या है? ए ग्रेटर देन बी, अर्थात पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है। ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट हो वह दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो। तो यहाँ से हम कैसे दिखाएंगे? R बराबर क्या हो जाएगा? 1, 2 देखेंगे तो 1 छोटा है, तो ये तो संबंध होगा ही नहीं। 1 से जुड़े जितने भी संबंध होंगे वो संबंध इस संबंध के अंदर नहीं आएंगे। अब दूसरा देखते हैं, ये सारे नहीं आएंगे इसमें। अब ये 3, 2 आ जाएगा। उसके बाद 3, 4 है, 3, 6 है, ये भी नहीं आएगा। 3, 8 है। 5 के साथ देखते हैं, 5, 2 तो 5, 4 भी आ जाएगा। लेकिन 5, 6 में दूसरा एलिमेंट
पहले से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसको इसमें इस रिलेशनशिप आर के अंतर्गत नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर ये तो बड़ा होगा ही। अब अगला लास्ट में आ जाते हैं 7 के साथ। तो 7 2 7 4 7 6 और 7 8 में दूसरा एलिमेंट पहले से बड़ा, तो इसलिए इसको भी इसमें नहीं रखेंगे। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप बन गया। इसको अगर हम वेन डायग्राम से भी दिखाना चाहें तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। थ्री 5 7 2 4 6 3 रिलेट हो रहा है 2 से, 5 रिलेट हो रहा है 2 से, फिर 5 रिलेट हो रहा है 4 से, 7 रिलेट हो रहा है 2 से, 7 रिलेट हो रहा है 4 से, 7 रिलेट हो रहा है 6 से, इस तरह से। अब अगर पूछा जाए कि इस रिलेशनशिप में डोमेन क्या है, रेंज क्या है और को डोमेन क्या है, तो जो रिलेशनशिप में आर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनका जो पहला एलिमेंट होता है, सभी आर्डर्ड पेयर्स का जो पहला एलिमेंट होता है वह डोमेन होता है। जैसे यहाँ से अगर हम डोमेन निकालना चाहें क्या हो जाएगा, 3 5 7 और रेंज जो होता है वह रिलेशन के जो आर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनका दूसरा एलिमेंट होता है। जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। और को डोमेन क्या होता है, को डोमेन ये पूरा का पूरा सेट बी होता है, ये पूरा का पूरा सेट बी हो जाता है, अर्थात 2 4 6 8। तो अगर हम इस तरह से परिभाषित करें, अगर हम इस एनालिसिस के आधार पर डोमेन, रेंज और को डोमेन को परिभाषित करने का प्रयास करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, यदि एफ सच दैट आर, एक रिलेशनशिप आर है ए से बी में, तब डोमेन बराबर हो जाएगा ए सच दैट ए बी एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए बी एलिमेंट ऑफ बी। अर्थात यदि आर ए से बी में एक संबंध हो तब डोमेन क्या होगा, ए के बराबर होगा, जहां ए बी एलिमेंट ऑफ आर है और फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ एंड बी एलिमेंट ऑफ बी। ये लिखने का तरीका है। ए का मतलब यहां से ये हो गया कि ए वही ए यहां लिया जाएगा जो बी के साथ रिलेशन बनाएगा, बाकी किसी ए को नहीं लेंगे हम, वही ए रखेंगे, यानी वही सेट ए का वही एलिमेंट यहां पर लेंगे जिसका बी के साथ रिलेशनशिप होगा। और अब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी ऐसे ही लिख लेंगे, यदि आर सच दैट ए टू बी, अर्थात आर एक संबंध है समुच्चय ए से समुच्चय बी में, तब रेंज बराबर हो जाएगा बी सच दैट ए बी एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए बी एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए से बी में कोई रिलेशनशिप आर है तब इस रिलेशनशिप का रेंज किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, और वही बी इस रेंज में आएगा जिसका ए के साथ रिलेशनशिप होगा, जहां ए एलिमेंट ऑफ ए और बी एलिमेंट ऑफ बी है। और को डोमेन क्या है, को डोमेन को इससे कोई मतलब नहीं है कौन रिलेशन में है कौन नहीं है, पूरा का पूरा समुच्चय बी ही को डोमेन होगा। इफ ऐसे लिख सकते हैं इसको, इफ आर सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी आर एक संबंध है ए से बी में, तब
कोडोमेन बराबर समुच्चय बी, तब समुच्चय बी को ही हम लोग कोडोमेन कहेंगे। यदि कोडोमेन की परिभाषा फिर से देख लो, इफ यदि R एक संबंध है समुच्चय A से समुच्चय B में, तब कोडोमेन समुच्चय B के बराबर हो जाएगा। उसी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, समुच्चय B को ही। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में, यानी संबंधों के प्रकार में। काफ़ी चर्चा इस पर पहले संबंध पर हो चुका है पिछले 11वीं क्लास में ही। हम वहीं से इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये संबंध कितने प्रकार के होते हैं। अब हम एक ए समुच्चय लेंगे और इसके कुछ भी एलिमेंट लिख देंगे समझने में जिससे आसानी हो। 1 2 3 4 हमने ये 4 एलिमेंट ले लिया ए का, और हमने लिख दिया कि एक यदि R एक संबंध है A टू A में, अर्थात R अगर A से A में एक रिलेशनशिप है, तब क्या होगा, तब R सबसेट होगा A क्रॉस A का। R क्या होगा, A क्रॉस A का सबसेट होगा। ये रिलेशन के या संबंध की परिभाषा में ही यह बताया जा चुका है, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस संबंध जो R सच दैट A क्रॉस A लिखा हुआ, R सच दैट A टेंड्स टू A लिखा हुआ है, अर्थात R एक संबंध है A से A में, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A R A, अर्थात A का A में संबंध। तो अब हम A का चूंकि R A का A में एक संबंध है, अतः R A क्रॉस A यानी A के A में कार्तीय गुणनफल का एक समुच्चय होगा, उप समुच्चय होगा। अतः सबसे पहले हम यहाँ पर A क्रॉस A परिभाषित निकाल लेंगे। A क्रॉस A बराबर हो जाएगा, A का A में ही कार्तीय गुणनफल क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। यह हो जाएगा A क्रॉस A। सबसे पहला जो इसको लिखना चाहो, अगर ना समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करके, इसको वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो। मैं पूरा विस्तार से दिखा दे रहा हूँ। अब इसके बाद पहला जो संबंध परिभाषित किया गया है वह है रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध, जैसे आप रिक्त समुच्चय पढ़ते थे वैसे यहाँ एक रिक्त संबंध है, जिसे अंग्रेजी में कई नाम है इसका, नल या वाइड और इम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। नल, वाइड और इम्प्टी रिलेशन। जैसा कि पता नाम से यह स्पष्ट है, रिक्त संबंध, यानी जिस संबंध में रिक्तता हो, कोई उसको परिभाषित ही हम ना कर सकें कि यह किस तरह का संबंध है, उसे हम रिक्त संबंध कहेंगे। जैसे हम एक संबंध परिभाषित कर रहे हैं, R बराबर AB, यानी R एक संबंध है A से B में, सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 5 फॉर एवरी A एलिमेंट ऑफ A और
बी एलिमेंट ऑफ ए। आर एक संबंध है, ए बी के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां बी ए प्लस 5 के बराबर है और फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए बी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए और बी दोनों ए के ही एलिमेंट हैं। लेकिन हम उन्हीं संबंधों को लेंगे, इसमें उन्हीं क्रमिक युग्मों का चुनाव करेंगे आर के अंदर, जिसमें दूसरा अवयव यानी बी पहले अवयव से 5 ज्यादा हो। तो अब हम जो अभी हम एक राशि डिफाइन किए थे, इसमें ढूंढेंगे, हम इस सभी क्रमिक युग्मों में ढूंढेंगे कि किस क्रमिक युग्म में दूसरा अवयव पहले से 5 ज्यादा है। तो हम यह पाएंगे कि किसी में ऐसा नहीं है, यानी यहाँ तो एकदम स्पष्टता ही नहीं है, कहीं भी हम यह ऐसा नहीं पाएंगे कि दूसरा अवयव पहले से 5 ज्यादा हो। तो यह क्या हो जाएगा, इसमें हम कोई रिलेशन लिख ही ना पाए। रिक्त संबंध वह संबंध होता है जिसमें हम संबंध लिख ही ना पाए, तो ये संबंध जो हो जाएगा वह रिक्त संबंध हो जाएगा। इसमें हम कोई एलिमेंट इसमें से नहीं लिख पाएंगे, एक राशि का कोई भी एलिमेंट हम इसमें चयन ही नहीं कर पाएंगे इस शर्त को पूरा करते हुए। अतः ये जो संबंध परिभाषित किया गया है वो क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध। अगर इसको हम परिभाषा शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रिक्त संबंध वे संबंध होते हैं जिनके अंतर्गत हम कुछ भी संबंध लिख ही न पाए, उसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। अब इसके बाद आता है, रिक्त संबंध के बाद यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध। दूसरा नंबर हो जाएगा यहां सार्वत्रिक संबंध, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इस संबंध में क्या होता है कि ए का प्रत्येक अवयव उसके प्रत्येक अवयव से रिलेटेड हो जाता है। जैसे अगर हम इसे परिभाषित करें किसी एक संबंध, जैसे हमने इसे परिभाषित कर दिया R बराबर ए बी, एक संबंध ए बी है, सच दैट मॉड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, 10th में भी बताया गया होगा, 11th में भी। a माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए बी एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है कि हम ए में से बी को पहले घटाएंगे, चिन्ह का हम ध्यान ही नहीं देते हैं। मॉड का मतलब यही होता है कि अगर हम जैसे ए की जगह हम 1 रख दें और बी की जगह 4 रख दें और यहाँ मॉड लगा दें, 1 माइनस 4 वैसे तो -3 होगा, लेकिन अगर मॉड लगा रहेगा तो इसका वैल्यू +3 हो जाएगा, और इसका अगर 4 - 1 भी करेंगे इसका भी वैल्यू 3 ही आएगा। यानी ऋणात्मक चिन्ह का हम ध्यान नहीं देते हैं, केवल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। तो अब हम इसके अंतर्गत अगर रखें, मॉड के अंतर्गत, और ए और बी के ऐसे ए क्रॉस बी के हम ऐसे एलिमेंट का चयन करें जो इस शर्त को पूरा करता हो, तो हम यह पाते हैं कि इसके जो सारे एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी के जो सारे एलिमेंट हैं, वे सभी जो ऑर्डर पेयर्स में एलिमेंट आए हुए हैं इसमें,
वो सभी इस शर्त को पूरा करेंगे, क्योंकि हम किन्हीं भी दो अवयवों को, दो क्रमिक युग्म को घटाएंगे, ए में से बी घटाएं, दो में से एक घटाएं तो धनात्मक ही आएगा, जीरो से बड़ा ही होगा। अब अगर हम दो में से तीन भी घटाएंगे तो माइनस एक आएगा और उसका मॉड जो होगा 1 हो जाएगा, वो जीरो से बड़ा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस ए क्रॉस बी के जो सारे क्रमिक युग्म हैं, यहाँ से लेकर के और ये सारे और यहाँ तक, ये सभी इस शर्त का पालन करते हैं। तो ये सारे के सारे इस संबंध में के अंतर्गत आ गए। तो हम यह इसका परिभाषा शब्दों में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, तो उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अब इसके बाद इसको पूरा मैं दिखा दे रहा हूं, थोड़ी असुविधा है क्योंकि, लेकिन यह इमरजेंसी में हमें इस तरह से आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है, तो इस असुविधा को हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसको इग्नोर करते हुए अपना काम चलाएं इस समय फिलहाल किसी तरह से। इस वीडियो को रोक करके और आप इस संबंध को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा संबंध है तत्समक संबंध। जिसे हम इंग्लिश में आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। यह संबंध बहुत ही साधारण आसान संबंध है। इसमें ऐसे संबंधों को लिया जाता है जिसमें जिसका खुद से खुद में संबंध हो, जैसे 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो। तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, R इज इक्वल टू ए बी, यानी ए का बी में संबंध है सच दैट ए इज इक्वल टू बी फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए, बी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि ऐसे संबंधों का समूह, ऑर्डर्ड पेयर्स में ऐसे दो संबंध आएंगे जो दोनों बराबर हों। जैसे हम अगर इसमें से खोजें, ये जो एक क्रॉस से डिफाइन किया गया है, तो इसमें कौन कौन से अवयव होंगे? इसमें से R हो जाएगा, जैसे 1 1 हो सकता है, यहाँ पर अब 2 2 हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा बीच में। इसके बाद कौन सा होगा जहाँ दोनों अवयव बराबर हों? 2 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 3 3 हो जाएगा और लास्ट में 4 4 होगा। तो इसे हम तत्समक संबंध कहेंगे, जहां किसी एलिमेंट का या किसी संख्या का खुद से संबंध हो, किसी और से न हो। अर्थात अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम लिखेंगे वह संबंध जिसमें किसी A का प्रत्येक अवयव किसी समुच्चय, जिसमें किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव खुद से, चाहे स्वयं से, खुद शब्द अच्छा नहीं है, स्वयं लिख लेंगे इसको, प्रत्येक अवयव स्वयं से
संबंधित हो उसे हम तत्समक संबंध कहते हैं। संबंध कहते हैं। अब इसके बाद अब तक जो आप 3 रिलेशन पढ़े, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध और तत्समक संबंध, ये परीक्षा के लिए बहुत कोई उपयोगी नहीं है। कोर्स में था, संबंध के बारे में पढ़ा रहे थे, तो पूरा सूचना देना था, इसलिए इसको बताया गया। जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रिलेशनशिप हैं, अब मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले जो संबंध है एक राशि में, वह अब पहला उसमें आता है जो महत्वपूर्ण 3 संबंध है, स्वतुल्य संबंध, जिसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। दूसरा आता है सममित, जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। और तीसरा है संक्रामक, जिसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध को अगर हमें परिभाषित करना हो तो कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से हम पहले स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे R एक संबंध है जिसमें ए एलिमेंट है, so that for every A एलिमेंट ऑफ A, अर्थात R यदि A का प्रत्येक अवयव खुद से रिलेटेड हो, स्वयं से रिलेटेड हो, तो उसे वहां स्वतुल्य संबंध होगा। जैसे अगर यहां देखा जाए तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये सब रिलेटेड हैं। तो यह एक राशि जो होगा, यह जो संबंध ए से ए में जो संबंध है, ये जो डिफाइन किया गया है, आर एक रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है ए से ए में, यह स्वतुल्य संबंध का पालन करेगा, इसमें स्वतुल्य संबंध होगा। अब आप कहेंगे कि यही चीज तो आप तत्समक संबंध में भी बताए हैं कि 1 1 2 का 2 में हो, 3 का 3 में हो, 4 का 4 में हो। तो तत्समक संबंध में अगर हम कोई छोड़ भी दें, जैसे हमने 4 और 4 को नहीं लिया, इसको हम कट कर दें, तभी तत्समक होगा। यानी 1 का 1 में हो, 2 का 2 में हो, 3 का 3, एक और हम काट दें 2 का, ये भी हम संबंध अगर खत्म कर देते हैं, केवल 1 1 लिए और 3 3 लिए, तब भी ये तत्समक संबंध होगा। लेकिन अब यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य होने के लिए जरूरी है कि यह सभी जितने भी ए के एलिमेंट हैं, जितने भी यहाँ पर ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, सभी स्वयं से रिलेटेड हो। यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर रहेंगे ऑर्डर पेयर के रूप में आर के अंतर्गत, तब तो वह संबंध स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। सिमेट्रिक क्या होगा या सममित संबंध किसे कहेंगे? सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब ये होता है सममित संबंध का कि अगर
जैसे हमने दो एलिमेंट ले लिया, A1 A2 एलिमेंट या AB हमने ले लिया। अगर A का संबंध B से है, जिसे हम A और B लिख सकते हैं, और यह इम्प्लाइज करे, बोथ इम्प्लाइज, दोनों इम्प्लाइज करे, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी, यानी कि अगर A और B है, यानी A का B से संबंध यह दिखाता हो कि B का A से भी संबंध है, तब तो सम्मित संबंध होता है। या हम यह कह सकते हैं कि बोथ इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि हम इसके आधार पर ये निष्कर्ष ले सकते हैं और इसके आधार पर ये निष्कर्ष ले सकते हैं। या यहाँ से अगर देखें कि B का A में संबंध अगर है, तो उससे यह निष्कर्ष निकले कि A का B में भी संबंध है, तो वहाँ उसे हम सममित संबंध कहते हैं। जैसे अगर इसमें हम देखें तो जैसे 1 2 है यहाँ, तो 2 1 भी है, तो यहाँ एक तरह से सम्मित संबंध हो गया। 1 1 का तो 1 1 में होगा ही, 1 1 है तो 1 1 इसको उल्टा करेंगे तो 1 1 ही आएगा, तो यहाँ भी सम्मित हो गया। 1 3 है तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 1 है, तो सम्मित संबंध हो गया। 1 4 है तो यहाँ हम पा रहे हैं 4 1, तो सम्मित संबंध हो गया। तो हम यह देख रहे हैं कि प्रत्येक संबंध के लिए उसका उल्टा भी है। सम्मित का मतलब क्या हो गया? उल्टा संबंध भी है। जैसे अवयव बदल जा रहे हैं, पहला दूसरा हो जा रहा है, दूसरा पहला हो जा रहा है। ऐसे यहाँ पर हमने देखा, अगर ये देखें 2 3 है तो यहाँ पर 3 2 भी उपलब्ध है, यानी प्रत्येक संबंध के लिए उसका उल्टा भी उपलब्ध है। इसका मतलब ये हो गया कि A क्रॉस A ये जो बना है, यह अगर हम A से A में रिलेटेड है, तो यह जो पूरा संबंधों का जो पूरा समुच्चय है, यह सममित संबंध का पालन कर रहा है, अर्थात यहाँ सम्मित संबंध उपस्थित है। अब इसके बाद हम थर्ड महत्वपूर्ण जो हमारा संबंध है, संक्रामक संबंध, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ इसका अर्थ ये है, सीधे सीधे आप लोग समझ लीजिए कि अगर AB एलिमेंट ऑफ R, अर्थात AB एक रिलेशन हो R के अंतर्गत, या तथा BC भी एक रिलेशनशिप हो, उसी R का में हो, जिस R में A का B से संबंध है, उसी R में B का C से भी संबंध हो, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AC एलिमेंट ऑफ R, अर्थात A का B में संबंध हो और B का C में संबंध हो, और उसी में A का C में भी संबंध आ जाए, तो हम कहेंगे कि वह संबंध संक्रामक